ये बीपीएससी जनरल साइंस का हमारा लेक्चर 14 होगा और हम आज के लेक्चर के अंदर एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे आयोग ने पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। देखो, ये बीपीएससी वाला ये काफ़ी जनरल साइंस पर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। जनरल साइंस और हिस्ट्री ये टॉपिक ऐसे हैं कि इन पर ये काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आप उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि कभी कभी तो इसने काफ़ी क्वेश्चन पूछ दिए हैं, मतलब 20-20, 25-25 क्वेश्चन पूछे हैं। और ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है कि 20 ही पूछेगा, 25 ही पूछेगा। तो अगर आपने देखा हो तो वो पिछले साल के क्वेश्चन को एनालाइज करके तो क्वेश्चन काफ़ी पूछे हैं। दूसरे जो पीसीएस होते हैं उनके कंपैरिजन में जनरल साइंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए जनरल साइंस को आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन के आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं पिछले सालों में। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में इंक्लूड किया था ये, तो अब इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा कि भाई इनका क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद में ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखेंगे हम। फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला है उसको, सॉरी ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन देखेंगे जो आयोग ने 2020 में पूछे हैं, और ये दो क्वेश्चन पूछे लास्ट सालों में। ये क्वेश्चन काफी पुराना था, लेकिन फिर उसने उसी को तोड़ मोड़ कर जो है 2016 में पूछा है। फिर उसी क्वेश्चन को तोड़ मोड़ कर फिर इन्होंने 2020 में पूछा। एक ही क्वेश्चन 2020 में पूछा है, फिर 2020 में उन्होंने एक ही क्वेश्चन, मतलब आप समझ रहे हो ना। सल्फ्यूरिक, हाँ नहीं सल्फ्यूरिक एसिड वाला नहीं था, ये दूसरा फॉर्मूला था। तो इन्होंने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। सल्फ्यूरिक एसिड और जो एसिड रेन होती है उसके अंदर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा होता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इवन दोनों के अंदर इन्होंने टेप डाला। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो बीपीएससी वाले साइंस को लेकर बड़े ही मतलब ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि भाई हम साइंस रखेंगे, जनरल साइंस रखेंगे ना। आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे किस किस टाइप के, कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन नॉन सेंस फाड़ू टाइप के क्वेश्चन रखे हैं इन्होंने, तो वो आपको सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो सभी सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन सभी बच्चे जो बीपीएससी का एग्जाम देते हैं वो ऐसा नहीं कि साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको पता होगा। तो उनकी साइंस मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने साइंस को छोड़ा है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, और फिर उसने एक ही क्वेश्चन को यहाँ आयोडाइज सॉल्ट को कितनी बार रिपीट करा है, तो ये भी क्वेश्चन देखेंगे हम भाई क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एसिड से स्टार्ट करते हैं कि जो एसिड्स होते हैं, एक और चीज मैं यहाँ पर और बता दूं, ये जो कुछ नेचुरल एसिड्स हैं तो इस पर मैंने कोई क्वेश्चन बनाया नहीं, मतलब क्वेश्चन कोई रखा नहीं। आयोग ने काफी सारे क्वेश्चन इस पर पूछे हैं, तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो मैंने इसलिए इस पर जो है एक दो लेक्चर में मैं इसके जो क्वेश्चन इंक्लूड कर लूंगा। लेकिन आप इस टेबल को अच्छे से रट लेना, क्योंकि इस पर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन्हीं पर ये आप एसिडिक एसिड जो विनेगर होता है, विनेगर के अंदर जो है कौन सा एसिड होता है ये पूछा गया है। और टार्ट्रिक जो आपके ग्रेप्स होते हैं और जो इमली होती है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए लेमन के अंदर कौन सा जो होता है। और जो आपकी जो मसल्स होती है, आपने देखा होगा आप जिम जा रहे होंगे तो आजकल का जो ट्रेंड लगा हुआ है वो जिम जाने का, तो ये मसल्स पेन्स हो जाता है। तो वो जो मसल्स पेन्स हो जाता है वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक एसिड बनता है, दैट इज द लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में भी फॉर्म होता है, इस पर भी आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। और जो कर्ड होती है वो जो दूध होता है उसमें भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जितने भी हमारे जो मिल्क, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उसके सबके अंदर जो है लैक्टिक एसिड होता है। तो ये था इसके अंदर, मैंने इसको क्वेश्चन आज रखा नहीं है, मतलब आज के लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड किया है इसको। अब बात करते हैं यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। तो मैंने यहाँ पर देखो एसिड होते क्या है। देखो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर इनको आप पानी में घोलो तो ये H प्लस आयन रिलीज करते हैं, यही इसकी टेक्निकल लैंग्वेज है। और इसी पर आयोग ने क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाऊंगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, कोई फिजिक्स तो है नहीं है। तो जो भी मटेरियल H प्लस आयन रिलीज करते हों वो सब एसिड होते हैं, और जो मटेरियल OH माइनस आयन रिलीज करते हों वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो बस एसिड और बेस में यही जो है डेफिनेशन है, और कोई डेफिनेशन नहीं है, पुरानी डेफिनेशन है, लेकिन जो आज की डेफिनेशन है इसी को फॉलो किया जाता है, इसी को आयोग ने क्वेश्चन फ्रेम करा था। अगर आप देखो तो मैं आपको एसिड जो होते हैं अभी दिखाता हूँ। ये जो लिटमस पेपर होता है, ये जो एसिड होते हैं ये क्या काम करते हैं कि जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड में कन्वर्ट करते हैं। रेड में देखो लिटमस होता है, इसको लीकन से बनाया जाता है। लीकन एक प्लांट्स होता है लीकन,
तो उससे बनाया जाता है। मैं इसको इंक्लूड करने की सोच रहा था, मैं ध्यान से निकल गया। लीकन नाम का एक प्लांट होता है और उससे जो है लिटमस तैयार किया जाता है। लिटमस लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है, नेचुरल कलर होता है पर्पल होता है। PUR पर्पल, ठीक है, पर्पल कलर होता है इसका। तो नेचुरल कलर जो होता है फिर इसको मॉडिफाई करके जो लिटमस पेपर होता है इसको, मतलब इसको लिटमस पेपर में सॉल्यूशन में बना दिया जाता है। तो यहाँ पर दो टाइप के जो है लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, बाद में इसको मॉडिफाई करके लेबोरेटरी में यूज करने के लिए किसी भी मटेरियल को देखा जाता है कि वो एसिड है या बेस है। तो वहाँ पर एक तो पेपर बनाया जाएगा ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, स्ट्रिप जैसी बनाई जाती है, ऐसी स्ट्रिप होती है, उसको पानी में डिबोया जाएगा, देखा जाएगा कैसे कलर चेंज कर रहा है। और एक होता है रेड रेड स्ट्रिप होती है। तो इस टाइप की कलर उसकी जो है कागज की स्ट्रिप बनाई जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लेना, या फिर आप पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो इसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। तो ये जितने भी मटेरियल होते हैं, कैसे पता लगेगा कि वो उसके अंदर एसिड होता है, तो वो अगर H+ आयन रिलीज कर रहा है तो समझ जाना कि वो H है। ये आपको दिखाई नहीं देगा अगर आप ना इसके अंदर जो जो भी मटेरियल आपके पास, जो भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर आप ब्लू लिटमस पेपर डालो, और अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप समझ जाना कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है हमारे पास, वो हमारे पास एसिडिक है। एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड स्पॉट में चेंज कर देते हैं। एसिड की और अच्छी खास बात होती है ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इस पर भी काफी एक क्वेश्चन 2023 में शायद या 22 में पूछा था, लेकिन वो ऐसा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो वो क्वेश्चन इसी थीम पर बेस्ड था। मैंने वो इसको इंक्लूड नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर इंक्लूड करूंगा, मैं उसको भूल गया, बस अभी याद आ गया मुझको। तो ये जो होते हैं इनकी जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे। मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ये जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं आपको वो जो है पूरा एसिड वैसे रिएक्शन करके दिखाऊंगा। वो सब कुछ नहीं होगा यहाँ पर कि भाई मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ एक चीज पूछी थी आयोग में, वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने इंक्लूड कर लिया। अब ये जो मैंने आपको टेबल बता दी है, आप इसको, आपके पास बनी बनाई होगी तो अच्छी बात है, नहीं बनी है तो वैसे भी मैं PPT डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देता हूँ। आपको कोई वैल्यू एडिशन या इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है कर सकते हो। अब बात करते हैं एसिड रेन की। तो एसिड रेन के अंदर देखो, एसिड रेन ये UPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था एसिड रेन पर। देखो, इंसान फैक्ट्री बना रहा है, क्योंकि फैक्ट्री की जरूरत क्यों, क्योंकि सबकी डिमांड बढ़ती चली जा रही। मुझको आईफोन चाहिए एप्पल का, मुझको फलाना फोन चाहिए, मुझको लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, दुनिया भर की चीजें वो सारी इंडस्ट्री से बनती है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, देखो ये जो यहाँ पर ना ये गलत हो जाता है, ये पता नहीं क्या है, इसमें कुछ देखना पड़ेगा। ये पैरों में होता है, ये इसके पैरों में हाइड्रोजन के 2 एटम और SO4, यहाँ पर इसके 2, ये पॉली एटॉमिक होता है SO4। तो अभी ये पॉली एरोमेटिक क्या होता है ये मैं बाद में बात करूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। बस आप समझो कि हमारी जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर ये जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोर का, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बहुत ही बेसिक है। इसके बिना आपकी इंडस्ट्री मतलब चलेगी नहीं। आपको ये बेसिक मटेरियल है जो आपको अपनी इंडस्ट्री में चाहिए चाहिए होता है। तो सिंपल सी बात है, ये इंडस्ट्री में मटेरियल जो है पानी वो धोएंगे, बहुत सारी चीजों को यूज करेंगे, बाहर निकालेंगे, याद में बहुत सारा सारा कहाँ पर जाएगा, बहुत सारा जाएगा, जो कैनाल्स वगैरह होती है, कैनाल सूख जाएगी, वाटर वाटर से फिर ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ये जो है हमारी जो वाटर साइकिल है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। एक तो ये, और दूसरा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना भैया, पूछे गए इस पर। नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HNO3, जो 3 है पैरों में ये। तो ये नाइट्रिक एसिड है और ये है। तो ये नाइट्रिक एसिड मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है काफी इंडस्ट्री में यूज होता है, इसको बेसिक जो है बेसिक एक केमिकल माना जाता है। तो ये इंडस्ट्री में यूज होता ही होता है। अब ये जो केमिकल है और भी तरह से यूज होते रहते हैं। ये केमिकल जो होते हैं जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, और जब ये ऊपर जाएंगे उड़कर, तो ये ऊपर होती है पानी की ड्रॉपलेट। पानी की ड्रॉपलेट 2 टाइप की रेन होती है, अगर कुछ लोगों को पता है कि भाई हमेशा पानी वाली रेन होती है, ड्राई रेन भी होती है। ड्राई रेन, तो ड्राई रेन क्या होती है, आपकी गाड़ी खड़ी होगी तो उसके अंदर आपने धूल देखा होगा, तो धूल में बहुत सारे एसिड होते हैं। तो वो धूल के जो पार्टिकल में एसिड है वो भी आपकी जो गाड़ी या बाइक है या कोई भी मटेरियल बाहर रखा हो उसको भी खा रहे होते हैं। तो एसिड रेन भी मटेरियल को खाती है। आपने सुना होगा कि मार्बल को कैंसर हो गया जो वहाँ का है, तो उसका मतलब यही है कि वहाँ पर जो एसिड, वहाँ पर जो फैक्ट्री आसपास में बहुत है, और फैक्ट्री आसपास में होने की वजह से वहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड काफी एनवायरनमेंट में मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल की, आगरा में काफी जो है एसिडिक रेन होती है, तो उसकी वजह से जो मार्बल पीला हो गया, तो उसको बोलते हैं कि मार्बल को कैंसर हो गया, मार्बल का कैंसर। तो उसका मतलब वो और कुछ नहीं है, वो एसिडिक रेन है, उसका जो कलर है उसने पीला कर दिया, व्हाइट कलर का था तो उसको उसने फेड कर करके पीला कर दिया। तो यहाँ पर
सॉरी, तो ये 2 चीज़ याद रखना। जो एसिडिक रेन होती है, देखो एक क्वेश्चन आयो जो पीसीएस था, और जो यूपीएससी था, उसमें एक क्वेश्चन था जो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड होता है, मतलब वो भी एसिड है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, तो क्या वो एसिडिक रेन का पार्ट होता है? देखो, कार्बो ऑक्सिलिक जो ऑक्सिलिक एसिड होता है वो जो है एसिड रेन का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको इतना डिग्रेडेशन नहीं होता है, वो इतना खतरनाक नहीं होता, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी होती है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ये काफी हार्मफुल होते हैं। और तो ये इन 2 एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपके बारे में बताया, जो H2SO4 होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पर H2SO4 है, ये सामने नहीं लगा हुआ, पैरों में लगा हुआ है। तो H2SO4 ये इन जो केमिकल इंडस्ट्री होती है, उसका बेसिक, केमिकल इंडस्ट्री नहीं, चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री ले लो, उसमें यूज होता ही होता है, बहुत जगह यूज होता है। क्लीनसिंग में साफ करने के पर्पज से यूज किया जाता है। आप देखते हो कि अपनी लैट्रिन को साफ करते हो तो क्या लाते हो आप? एसिड लाते हो। तो एसिड का यूज काफी जगह होता है, क्योंकि काफी सारे बैक्टीरिया या एकदम सफाई अच्छी कर देता है। तो अब यहाँ पर इसके बारे में हो गया। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर, देखो ये वैसे मैं इसको पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर आयोग ने क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करा था, तो मुझको ये उठाना पड़ा। अब देखिए ये क्या है, जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट देखो कार्बोनेट होता क्या है? कार्बोनेट ये होता है, अगर आपने O3 के साथ में कोई मेटल लगा दिया, सॉरी मैं इसको यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। हाँ, देखो ये होता है कार्बोनेट। अगर आप ना CO3 यहाँ भी लग जाता है, वो कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये अगर इसके साथ में हाइड्रोजन और लगा दो, HCO3, तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में आपने कोई मेटल जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, कार्बोनेट के साथ भी मेटल जोड़ दिया, तो वो बोले, उसको बोला जाएगा मेटल कार्बोनेट। और इस हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में आपने मेटल जोड़ दिया कोई, तो उसको भी बोला जाएगा कि वो जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो ये था कि जैसे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी आपको, ऊपर पोटेशियम होता है, नीचे सोडियम होता है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल आते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी जो नीचे आने पर कमती होती चली जाती है। अब ये जो सोडियम था, मैंने क्या किया, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सोडियम मैंने एक कार्बोनेट के साथ में सोडियम को जोड़ दिया, तो ये ऐसा जुड़ेगा Na2 और CO3, तो ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। अगर आपने सोडियम कार्बोनेट को सोडियम को किसके साथ? हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। अब इसको जो है, ये दोनों मटेरियल है, इनको आप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पास करा दो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, तो आप जब पास कराओगे तो इसमें दो, देखो फॉर्मूला है ये, जब भी आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो, तो वो सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा और वाटर वाटर बनेगा। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, देखो ये और भी मटेरियल बनता है, यहाँ पर सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब आपको करना क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको लाइम वाटर से पास कराना है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी यहाँ पर कैसे बनी, मैंने आपको बता दिया कि सोडियम और हाइड्रोजन मेटल के साथ में, अरे जरूरी नहीं, आप यहाँ पर पोटेशियम भी लिख सकते हो। पोटेशियम मैं आपको बताना चाहता, पोटेशियम, या फिर आप यहाँ पर सोडियम भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस तो आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो क्या हो जाएगा, अगर सोडियम पोटेशियम लग जाए तो पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉल्ट और ये वाटर रिलीज होता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको लाइम वाटर से पास कराना है। अब ये लाइम वाटर क्या होता है, देखो देखो कुछ चीजें आपसे फॉर्मूले पूछे गए, मैंने आपको दिखाया। लाइम जो वाटर होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको ये लाइम वाटर। तो इस लाइम वाटर से, मैं दूसरी स्लाइड पे जाना नहीं चाहता, ना लेना चाहता हूँ उसको, मैं इसी में समझाना चाहता हूँ, इसलिए बार बार मेरे को कहीं इधर उधर लिखना पड़ रहा है। तो ये जो आपको ये इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं कि आप सोच रहे हो कि रट्टा मारो, बस आपको ये पता होना चाहिए। देखो ये सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, और ये सोडियम वो ये लाइम वाटर के बारे में पता होना चाहिए भाई, लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, केमिकल नाम क्या है। लाइम वाटर ये नाम है, लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होता है। सी, देखो ये पता होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन पूछेगा CaOH, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लाइम वाटर है। तो लाइम वाटर का केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये जो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, इससे पास करा दो, तो ये बनेगा। ये क्या है? ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये अरे बहुत काम की चीज है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये बनता कैसा है, अब देखो ये बनता कैसे, वो कैसे भी बने, तो इसको यहाँ दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो मेरे पास ये था, ये लाइम वाटर था, ये यहाँ पर क्लियर लाइम वाटर है। क्लियर लाइम वाटर का मतलब CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास करा, तो ये बनेगा दूध जैसा कुछ बन गया।
अब ये दूध अगर आपने इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म किया हो, तो जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं केमिस्ट्री की, तो हमने वहाँ पर इसको परफॉर्म किया है, तो ऐसे दाने दाने जम जाते हैं इसके। इसकी जो आप नली देख रहे हो, ये जो ट्यूब देख रहे हो, इस ट्यूब पे व्हाइट कलर का दाने दाने जम जाते हैं। तो ये जो दाने दाने से जमे, वही हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, समझ गए आप? यही हमारे पास ये जो मैं बता रहा था, सॉरी, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे दाने होते हैं। अब आप मतलब, जैसे मेरी क्लास में एक लड़का था, तो वो क्या काम करता था, वो कभी जब तक टीचर नहीं आएगा, कभी ये मिला, कभी H2SO4 मिला, कभी फलाना मिला, तो मतलब पूरी लैब में धुआं सा उड़ाता रहता था। तो अब अगर आपने ऐसे ही काम कर दिया कि मतलब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक टाइम होता है, कुछ टाइम तक ही आप इसको गुजार सकते हो, तभी वो दूध बन सकता है। लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं तो केमिस्ट बन गया हूँ, और अब तो मैं इसको पूरी जिंदगी भर दूध बना कर रखूंगा, फिर मैं इसको बेच दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ही देर तक पास करोगे तभी दूध बनता है। अगर बहुत देर तक आपने पास करी, तो ये जानते हो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ये ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने थे, छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के जो छोटे छोटे पार्टिकल बने थे, ये डिसअपियर हो जाते हैं, और फिर से ये व्हाइट हो जाता है, समझ गया? फिर से व्हाइट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें यही क्वेश्चन था कि भाई ये बताओ, लाइम वाटर से कौन, ये वाला क्वेश्चन था कि लाइम वाटर से कौन सा गैस पास की जाती है कि वो जो है उसका जो कलर है वो मिल्क दूध के जैसा हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैंने आपको दिखा दिए, और भी जब सॉल्व कराऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ द बेस के बारे में पढ़ते हैं कि भाई जो बेस होते हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको भाई 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री जितना भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, कुछ क्वेश्चन उसने ऐसे भी दिए है ना, फाड़ू टाइप के क्वेश्चन, कि मतलब वो आपको 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो लेकिन मैं एक आधे क्वेश्चन से मैं आपको पूरा 11 फिजिक्स का केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाऊँ, तो मतलब कोई, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई फायदे का सौदा है। हमेशा बेनिफिट के रेशो, जो बेनिफिट होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए एग्जाम में। एक क्वेश्चन के लिए इतना दुनिया भर का टाइम खत्म करो, कोई, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बेनिफिट है। तो अगर साइंस का कोई क्वेश्चन, जनरल साइंस का कोई क्वेश्चन आता है और आपसे नहीं हो रहा, बहुत ही हैवी क्वेश्चन है, तो फिर छोड़ देना चाहिए उसको, और उसमें ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना चाहिए। अगर ये आप बात करो बेस की, तो बेस का मतलब जैसे साबुन होते हैं यहाँ पर, तो साबुन क्या होती है? वो खाओगे उसको तो कैसा लगेगी? कड़वी लगेगी। तो जितनी भी चीज़ें खाने में कड़वी लगे तो वो कैसी होती है? बेस होती है। और जितनी भी चीज़ें खाने में एकदम खट्टी लगे तो वो कैसी होती है? एसिड होती है। समझ गए? यहाँ पर लिखा हुआ है खाने में ये जो है, इनका जो टेस्ट होता है, सोर होता है ये। अभी ये वाला पॉइंट मिस रह रहा है। अभी आपको मैं जो है वो दिखाऊंगा, इसका पीएच लेवल दिखाऊंगा, कैसे मेजर किया जाता है। अ, हाँ, और ये, तो ये भी अभी अभी बात करूंगा। अब ये जो हमारे जो बेस होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये रेड लिटमस पेपर जो होता है, जो रेड लिटमस हो गया, रेड लिटमस को ये ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। आप समझ गए? अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और आपको चेक करना है कि भाई वो एसिड है या बेस है, तो आप रेड लिटमस पेपर डालो उसमें। रेड लिटमस पेपर का जो है कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो आप समझ जाना, वो जो है उसका जो नेचर है वो बेस है। पहले मतलब ये सारे जब इंडिकेटर नहीं बने थे, इंडिकेटर होते हैं ये, तो आप कुछ इंडिकेटर के कुछ करके चले जाना, जैसे फेनोल्फथालीन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे तो कभी है, पूछा जाए लिटमस पेपर का, पूछा तो नहीं गया है, छोड़ो, पर वो अगर पूछेगा भी तो फिर देख लेना एनसीईआरटी का पन्ने पलट, मैंने रखा तो नहीं है। अब ये जो पहले ये होता था कि वो ऐसे टंग से टेस्ट करके देखते थे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का पता नहीं होता था कि भाई वो एसिड या बेस है। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसा साइनट वगैरह खा लिया और खाकर फिर वो उनका पता लगा, टेस्ट ही ना बता पाए, तो इसलिए मतलब मर भी जाते थे लोग। तो और पता नहीं क्या सड़ी भूसी चीज है उसके अंदर, और बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए इंडिकेटर का बनाया कि भाई हम जो है टेस्ट अपनी जो है टेस्ट नहीं करेंगे टंग से, हम इसको कलर से ही देख कर पता करेंगे। तो फिर नंबर भी आए, कलर कोडिंग भी आ गई, तो बहुत सारी चीजें आ गई। अब ये जो बेस होते हैं, ये पानी के अंदर घोलो, OH- आयरन आयरन रिलीज करते हैं। फिर से बता देता हूँ, एसिड जो होते हैं पानी में घोलने पर H+ आयन रिलीज करते हैं। जो साइंस वाले बंदे वो उसको समझ पा रहे होंगे अच्छे से, लेकिन नॉन साइंस वाले नहीं सर। देखो, बस समझ लो आप, बस एसिड और बेस क्या होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा था उसने। अब ये नहीं पूछेगा इसके अंदर बाल के खाल की OH आयन को बताओ कैसे, क्या फलाना ढिमकाना, ये नहीं पूछेगा। अब ये जो OH आयन होते हैं, OH- आयन, ये रिलीज होते हैं जब भी आप जो बेस होते हैं वो पानी में घोलने पर OH आयन रिलीज करते हैं। ये वाला पॉइंट अभी मिस रह गया, उसका भी रह रहा है। मैं अभी आपको बस नेक्स्ट वाली स्लाइड पर लाता हूँ, देखो समझो। ये क्या है? ये हमारे पास जो टेबल है, इसको मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं किसने कराया ये, इसके पीछे बहुत काफी लॉजिक लॉजिक है, तो किसने बनाई थी बस भूल जाओ इसको। देखो, इसमें नंबरिंग होती है, पीएच स्केल होता है ये, ठीक है? तो पीएच स्केल 0 से स्टार्ट होता है और इसकी जो लिमिट होती है 14। एक तो ये पता होना चाहिए जो पीएच स्केल होता है। आप पूछ रहे होंगे पीएच स्केल का नाम क्या है?
अरे भैया वो पीएच स्केल ही है, उसके अंदर आपसे वो जो बैठेगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा तो वो आपसे सीधा पीएच स्केल पूछेगा, आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि पीएचडी नहीं करवाएगा वो आपसे। पीएच स्केल, तो पीएच स्केल जो है उसकी लिमिट 0 से लेकर 14 तक होती है। एक तो ये याद रखना। दूसरा ये याद रखना, देखो उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये जो 0 से 1 आने पर 1 2 3 4 5 10 फोल्ड, मतलब इसमें यहाँ पर 10 हो गया, फिर यहाँ से आने पर यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ पर आने पर 10 हो गया। तो मतलब अगर आप एक खाने से दूसरे खाने में जा रहे हो तो ये हमेशा 10 फोल्ड इंक्रीज होगा, 10 फोल्ड इंक्रीज होगा, 10 फोल्ड इंक्रीज। और अगर आप इधर जा रहे हो तो ये 10 फोल्ड डिक्रीज होगा। 10 फोल्ड डिक्रीज का मतलब कम नहीं, डिवाइड हो जाएगा अगर आप पीछे की ओर जा रहे हो। तो ये बात होना चाहिए कि ये जो है, जैसे मान लो कि अब मैं ये कहूँ, एक क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं आपको यहाँ पर जोर दे रहा हूँ कि वो इसी बता। मान लो मैं यहाँ पर हूँ 3 पर, 3 से जा रहा हूँ 6 पर, 3 से 6 पर जा रहा हूँ तो मैं कितने फोल्ड गया, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 पे चला गया। ठीक है, 3 पे चला गया तो ये कितने फोल्ड बढ़ेगा, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब यहाँ पर ये 100,000 टाइम्स जो है यहाँ पर वो जो उसका नेचर है वो कम हो जाएगा। किसका नेचर कम हो जाएगा अभी मैं बता नहीं रहा, बस ये समझा रहा हूँ कि भाई क्या है। देखो ये जो 7 होता है ना, अगर मान लो कोई आप मटेरियल है जैसा कि डिस्टिल वाटर ले लो, तो अगर आप उसको मेजर करोगे तो उसका जो पीएच स्केल आएगा 7 आएगा। तो उसका क्या मतलब होता है, ना तो वो एसिड है ना बेस है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में होता नहीं कि डिस्टिल वाटर, डिस्टिल क्योंकि उसके अंदर काफी इंप्योरिटीज ऐड होती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है वो। लेकिन डिस्टिल वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर का जो उसमें कोई मिलावट नहीं होती तो वो अपने आप में तो ये उसका 7 ही होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप इधर जाओगे 7 से ऊपर गए 8 9 10 11 12 13 14, तो इधर जाने पर ये जो है बेस बेस की ओर जा रहा है। मतलब देखो समझो, फिर 7 के बाद 8, 7 से 8 पर गए, 8 के बाद 9, 9 पर 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14। तो इधर जाने पर क्या होता है, जो बेस है उनकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ती है। मतलब जो बेस है इधर जाने पर आपको फील होगा कि वो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जो बेस की जो पावर होती है वो बढ़ती चली जा रही है। जो बेस होते हैं मैंने आपको बताया वो कलर चेंज कर देते हैं। और अगर आप समझो, अगर आप 0 से 1 2 3 4, तो देखो दो चीज समझो यार इसमें यहाँ पर। अगर आप 0 से 14 की ओर आते हो तो इसमें होता ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर यहाँ से कम, यहाँ और 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 कम। इस 7 पर आकर जो है एसिड जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। अब यहाँ से बेस शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ से जाओगे तो बेस, यहाँ पर बेस कमजोर होगा, यहाँ बेस और मजबूत होगा, यहाँ बेस और मजबूत होगा, मतलब उसकी जो और पावर बढ़ेगी। यहाँ बेस और मजबूत होगा, यहाँ बेस और मजबूत, यहाँ और यहाँ तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो अगर मान लो कोई सॉल्यूशन आपके पास जिसका पीएच स्केल मान लो 13 और 14 के बीच में दिखा रखा है, मान लो कि ऐसा कुछ दे दिया 13.4 ऐसा कुछ स्केल है, तो समझ जाना उसमें बहुत ज्यादा वो बेसिक है उसका नेचर, समझ गए। अब अगर आप इधर जाते हो, मान लो कोई आपके पास है, कोई खाना है या कोई लिक्विड है, उसका जो पीएच स्केल आ गया 1.5 आ गया, तो आप समझ जाना वो उसका जो नेचर है एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिड है उसके अंदर। तो सब इधर जाने पर एसिड का नेचर बढ़ता है और इधर जाने पर एसिड जो बेस होते हैं बेस का नेचर बढ़ेगा और एसिड का नेचर कम होएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है ये वाला, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इधर जाओगे, फिर से बता देता हूँ, देखो इधर जाओगे इधर की ओर तो यहाँ से यहाँ तक एसिड का जो एसिड है वो उसका नेचर कम होएगा, लेकिन यहाँ से बेस का नेचर बढ़ जाएगा, समझ गए। और आप इधर आओगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बेस है वो कमजोर होंगे इधर की ओर जाने पर, और जो एसिड है इधर की ओर जाने पर वो बढ़ जाते हैं। यहाँ एसिड एसिड जो है कमजोर होगा, फिर ज्यादा मजबूत, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा, समझ गया। तो वो जो ऐसे अंबानी होते हैं और वो ऐसे 1 लाख का पानी पिया, फलाना पिया, ढिमकाना पिया, तो वो उसके अंदर पीएच स्केल सारी चीजें उसका वो बूंद बूंद को निचोड़ के उसको देते हैं कि भाई ये इसके पेट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसको फालतू फालतू कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वो ऐसे ही उनके ड्रामे होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर अगर मान लो कोई, जैसे मैंने बताया कि प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का पीएच स्केल कितना होगा, 7 होगा। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका पीएच स्केल 7 है, तो उसका मतलब हो गया कि वो पानी के, ना तो वो पानी ना तो वो पानी एसिडिक है ना बेस है, समझ गए। तो यहाँ पर ये मैंने राम कहानी लिख दी है, तो इस पर ये 10 फोल्ड वाली बात भी लिखी है हमको, तो ये पता होना चाहिए। अगर 3 से आप 6 पर जा रहे हो तो 1 2 और 6, तो ये हमेशा इधर जाने पर आप 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर होगा 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 1000 फोल्ड जो एसिडिक है वो कम हो जाएगा, 1000 फोल्ड एसिडिक कम होगा, क्योंकि इधर जाने पर एसिड कम होता है। तो डिग्री, अब देखो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कभी आप सोच रहे हो कि आयोग जो है बहुत दिमाग लगाता है।
अब हम यहाँ पर सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। मैंने एसिड बेस बता दिया आपको, सॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं ना, तो सॉल्ट देखो, सॉल्ट जो है जनरली ना तो जो एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, लेकिन सॉल्ट का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने क्या बनना है। आपने मान लो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग देखो होता क्या है, ये सॉल्ट बनते कैसे हैं, जब आप एसिड और बेस को मिलाते हो तो सॉल्ट बनते हैं, बस इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। पानी रिलीज होगा, तो अगर आप ना मान लो एसिड लिया और ये स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर बेस लिया ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पास जो सॉल्ट दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो सॉल्ट बनेगी वो अपने आप में एक न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगी। अगर आपने यहाँ पर एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग, तो आपने बेसिक जो बेस है वो ले लिया वीक, तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगी उसका जो नेचर होगा वो सॉल्ट टाइप का ये होगा, एसिड टाइप का होगा, एसिड। अगर आपने एसिड लिया है यहाँ पर कमजोर, और बेस ले लिया यहाँ पर आपने मजबूत, स्ट्रॉन्ग, तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास स्ट्रॉन्ग वाला सॉल्ट। ये स्ट्रॉन्ग जिसमें ज्यादा बेस है वो वाला सॉल्ट बन जाएगा, समझ गया। तो ये ऐसा कुछ चक्कर होता है, तो इसी पर एक आयोग ने वो क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया था। तो मैं अभी जब सॉल्व कराऊंगा तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब जैसे मैंने ये बता दिया, जो ये सॉल्ट होती है, जैसे हम अपने खाने पर खाते हैं तो सोडियम क्लोराइड होती है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होती है। अभी मैं बताऊंगा आयोडाइज सॉल्ट भी आता है, तो उसमें मतलब वो क्या करते हैं, क्या डालते हैं, और वो महंगा भी मिलता है। वैसे तो इसके अंदर ही हो जाता है सब कुछ, लेकिन फिर भी कंपनी अपना वो आयोडाइज फलाना ढिमकाना बोल बाल के उसको काफी पैसे कमाती है। तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, जो हमारा नमक होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड होता है, इसको सोडियम सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, ये कॉमन सॉल्ट बोला जाता है इसको। तो ये काफी जगह यूज किया जाता है, खाने पीने से लेकर नहाना धोना। तो मतलब आपको समझ रहे हो ना कि आप एक खाने की टेस्ट पे जो होता है, इंसान विदेश में चला जाता है खाने के लिए, तो सॉल्ट इसलिए मैटर करता है। अब इसका केमिकल नाम जो मैंने बताया, जो कॉमन सॉल्ट है उसका केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्यों याद करने की जरूरत, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उसने क्वेश्चन पूछे हैं। अब यहाँ पर आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है, देखो आयोडाइज सॉल्ट जो होता है ये वैसे तो कुछ नहीं होता है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर जो है थोड़ा सा अमाउंट सॉल्ट, जो सॉल्ट होती है इसके अंदर या तो पोटेशियम आयोडाइड भर दिया जाता है, या पोटेशियम आयोडीन आयोडाइड आयोडेट, देखो पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट और सोडियम आयोडाइड। तो ये क्या है, ये मतलब थोड़ा सा आयोडीन बढ़ा देते हैं उसके अंदर, जो है आयोडीन की क्वांटिटी के जो है आयोडीन है, आयोडीन को बढ़ा देते हैं ये। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा है तो उसका मतलब ये उसके अंदर मिक्सर किए गए होंगे। और जैसे इस औरत को देख रहे हो, इसका गला देखो कैसा फूल गया है, तो ये गला इसलिए फूला है क्योंकि इसके अंदर आयोडीन की जो कमी हो गई थी, तो जिसकी वजह से इसका जो ये नेक है ये स्वेल हो गया है। और इस टाइप की बीमारी होती है उसको गोयटर बोलते हैं। तो गोयटर बीमारी ना हो तो इसके अंदर जो नमक है उसको मतलब उसके अंदर आयोडीन होना जरूरी होता है। आयोडीन भरने के लिए ये इस कंपोनेंट का यूज किया जाता है। इस पर क्वेश्चन पूछा था आयोग ने, पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडाइड, इस पर क्वेश्चन पूछा था। देखो आप जब क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, तो चीजों को कंप्रहेंसिवली करो, ऐसे नहीं कि अपना कुछ टेस्ट सीरीज होती है। मैं देखो जनरली पीसीएस के लिए हो तो यही बोलता हूँ कि आप अपना दिमाग लगाओ और खुद की टेस्ट सीरीज या खुद का थोड़ा लॉजिक लगा के क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश किया करो। हर चीज आप बनी बनाई खाओगे तो देखो वो तो ठीक है, आपको मिल जाएगी बनी बनाई, पैसे देकर भी मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आपका पीसीएस नहीं निकल पाएगा। तो आपको अगर हम देखते हो जो हार्ड वर्कर होते हैं या उनकी जिनके पास पैसे की कमी होती है, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट का यूज करते हैं, वो अपने क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं कि भाई कि उनका टेस्ट सीरीज का खर्चा बढ़ जाए, क्योंकि उनके पास रूम का खर्चा दुनिया भर के खर्चे होते हैं। तो लेकिन वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो अब फिर निकल भी जाता है उनका, क्योंकि वो अपना दिमाग बहुत लगाते हैं। लेकिन जो लोग बनी बनाई खिचड़ी खाते हैं तो फिर उनका रुकता ही है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रुकता ही है, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है पीसीएस या फिर आईएएस बनने के लिए। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये जो मेटल हो गया और ये जो होता है बेस होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो का सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है जो कास्टिक सोडा है उसका केमिकल नाम क्या है, तो केमिकल नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका जो फॉर्मूला होता है NaOH। ये यूज मैंने बहुत जगह यूज होता है, देखो आ गया तो आप कर भी नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पर ये अखबार बनाने में इसका यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और भी ऐसा नहीं मैंने यहाँ पर अखबार का पेपर दे दिया तो एक ही जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। देखो ये मुश्किल होता है सारी चीजें याद करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो जितना भी है फॉर्मूला, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हैं आयोग ने, उसी टाइप के क्वेश्चन करके जाओ, लेकिन पता होना चाहिए। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने कास्टिक सोडा के बारे में देख लिया, पता होना चाहिए फॉर्मूला। अब आते हैं वॉशिंग सोडा जो होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
देखो वॉशिंग सोडा का एक तो इसके अंदर आपको फॉर्मूला पूछा गया था, जो वॉशिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है, सोडियम, ये सब सोडियम क्लोराइड से बनते हैं, सारे मटेरियल जो बनते हैं, मोस्ट ऑफ मटेरियल सोडियम क्लोराइड से बनते हैं, नमक से जो होता है। तो ये यहाँ पर सोडियम होगा और ये और 10 मॉलिक्यूल वाटर के होंगे, 10 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। तो ये भी जो फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का है, आप समझ गए। लेकिन अगर आपने इसके अंदर से पानी हटा दिया, ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर ये हटा दिए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, Na2CO3। तो ये क्या है, ये भी वॉशिंग सोडा है, लेकिन इसको सोडा एस बोला जाता है, सोडा एस। तो तुम्हारे जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो फॉर्मूला पूछा गया था, मतलब ये जो पूछा गया था कि भाई आप ये बताओ कि जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये था, तो ये नहीं था, आप ऐसा ऐसे टेंशन लेकर बैठ मत जाना, ये था, उसने पानी निकाल दिया था। अगर आप इसमें से ये जो वॉशिंग सोडा है जो Na2CO3 और डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, अगर आप ये जो मॉलिक्यूल निकाल देते हो तो आपके पास जो सोडियम कार्बोनेट बचा, इसको सोडा एस बोलते हैं। लेकिन ये सोडा एस जो होता है, इसको वॉशिंग सोडा ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि ये इसको नाम है बस इसका। इसको बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, बिना पानी का जो वॉशिंग सोडा, अगर पानी डाल दो तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा। बस ये होता है, हाइड्रेटेड का मतलब हो गया पानी मिला हुआ है, और उसमें जो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो 10 मॉलिक्यूल मिले हुए हैं। और हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ना पूछे, पर अगर पानी नहीं दिया तो इसका मतलब सूखा है, तो इसको बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड, मतलब एनहाइड्रेट वॉशिंग सोडा। उसके अंदर पानी नहीं है, तो उसके अंदर यही पूछा था, ये Na2 सोडियम कार्बोनेट पूछा था भाई, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2 सोडियम CO3 कार्बोनेट, मैंने अभी आपको बताया। अब बेकिंग सोडा, तो देखो आप बेकिंग सोडा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप समझ रहे हो ना, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। अभी मैं आपको अगर एक क्वेश्चन को मैं जो आपको ऊपर ले चल रहा था, देखो ये कहाँ गया, ये वाला। अब इसको बनाना सीखेंगे हम, ये बनाना सीखेंगे अब हम। तो ये तो हमने देख लिया, सोडियम कार्बोनेट, ये वाला इसको देखो, अभी यही हम सीख रहे थे। ये जो वॉशिंग सोडा था ये होता है वो सोडियम, ये वाला सोडियम कार्बोनेट को ही हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और देखो ये देख रहे हो आप, ये अब हम सीखेंगे ये वाला NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सीखेंगे। तो ये कुछ बड़े ही काम के, मैं बार बार बोर्ड में भी बोलता हूँ बच्चों को, वही करते चले जाओ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉशिंग सोडा, हाँ ये बेकिंग सोडा आता है, बोर्ड में भी आता है। तो अब यहाँ पर बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, N सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ा जाता है। तो नाम अलग अलग मैंने लिख रखा है सारा, ये मैं बार बार आपको, अब इसका काफी जगह यूज बताऊंगा। तो सोडियम, इसका अगर आपसे पूछा जाए भाई बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग पाउडर नहीं है ये, कभी आप सोच रहे हो बेकिंग पाउडर अलग होता है। बेकिंग, अगर आप ना बेकिंग, देखो सुनो यहाँ पर, बेकिंग सोडे के अंदर सोडा, उसके अंदर आप ऑयल डाल दो तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है, पाउडर। अभी बेकिंग जो आप घर में यूज करते हो, केक बना रहे हो तो बेकिंग पाउडर यूज करते हो, या तो बना बनाया, या फिर क्या काम करते हैं उसके अंदर, आपने देखा होगा, तो वो जो बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा जब डालते हैं तो तेल का हाथ मार देते हैं उसमें, तो तेल का हाथ या फिर कोई इमली डाल देंगे। ये जो होता है ना, ये ऑयल, ये हमेशा H+ आयन रिलीज करेगा, तो उसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और उसको केक आपका एकदम सॉफ्ट से ऐसा बन जाता है। तो ये वाला यहाँ पर वो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ये चक्कर होता है, इसलिए। तो ये बस आपको पता होना चाहिए भाई, ये बेकिंग जो सोडा है वो उसका फॉर्मूला क्या है, क्या इसका केमिकल नाम क्या है, ये पूछ सकता है आपसे। और कहाँ पर यूज होता है ये, काफी तो जो आग बुझाई जाती है, तो उसमें इसका बेकिंग सोडा का यूज होता है। केक बनाए जाते हैं, केक में जो है इसी का यूज किया जाता है। तो बेकिंग सोडा के साथ आप जो है, जो इमली मिला दो या ऑयल मिला दो, तो वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी इसमें से, इसके बीचों बीच से, ये जो केक है, तो फिर ये केक फूल जाएगा। जब नीचे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल के बीच से निकलती है, तो उसको तोड़ के ऊपर निकलती है, केक फूल जाता है। तो केक अगर फूला नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपने बेकिंग सोडा डाल दिया भैया आप, और आपने उसके अंदर जो है कोई तेल नहीं लगाया, या फिर आपने उसके अंदर टाटरी किया, फिर ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा और केक रह जाएगा आपका पापड़ी सा, तो फिर वो फूलेगा नहीं, कुछ होगा, खाने में लगेगा ऐसा जैसे सूखी हुई रोटी खा रहे हो। तो अब बात करते हैं हम दूसरा यूज क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा यूज ये होता है, वैसे मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन समझ लो, ये सिलेंडर तो आपने बहुत देखा होगा बसों में रखा हुआ ये, और ये देखो, ये एक कहीं आग लगी है तो इसको बुझाने की प्रैक्टिस कर रहा है, या इसको आग बुझा रहा है। तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, देखो, इसको नोजल को पकड़ के खींचेगा, ये है ना, ऐसे नीचे दबाएगा नीचे की ओर,
इसको ऐसे नीचे दबाएगा, जैसे ही नोजल खुलता है तो ये पाइप से ऊपर की ओर कर देगा ऐसे सीधा, और इसमें से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे केक बनता है वैसे ये होता है, केक का और इसका सिस्टम दोनों का सेम ही है। देखो इसमें होता क्या है, इसमें वॉशिंग सोडा भरा जाता है, ये वेकिंग सोडा भरा जाता है। अब बेकिंग सोडा के साथ इसमें छोटा से ट्यूब में यहाँ पर एक जो है एसिड भी डाला जाता है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। तो जैसे ही ये पंप दबाता है, ये वाला जो पंप है ना, ये जो इसने दबाया, ये नलकी से नीचे को दबाई, तो इसमें ना ये धागे से इससे बंधी हुई होती है, तो ये धागा जो है तुरंत एकदम टूटेगा, और टूटने के बाद ये सीधा इसमें जाकर गिर जाएगा इसके अंदर बेकिंग सोडा के अंदर, और ये बहुत तेज रिएक्शन करता है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत तेज रिएक्शन करता है, जैसे ही करेगा तुरंत इसमें से एकदम कार्बन डाइऑक्साइड की तूफान बन जाएगा, मतलब। और जैसे ही ये नोजल नीचे की ओर दबाएगा, नीचे की ओर दबाया, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, सप्लाई जो ऑक्सीजन के ऊपर सप्लाई है उसको कट कर देती है, तो फिर आग बुझ जाएगी। तो ये इसके पीछे लॉजिक होता है। तो आप लोग पूछ सकता है कि भाई ये बताओ, जो गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर, गैस सिलेंडर नहीं, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर कौन सी गैस का यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कैसे बता दिया मैंने आपको कि कैसे यूज किया जाता है, समझ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का ये जो है ना, ये होता है ये फॉर्मूला होता है इसका ब्लीचिंग पाउडर का। तो इसका जो नाम याद रखना, इसका जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका जो केमिकल नाम है। सफाई के करने के लिए जैसे हमने देखा कि आपकी जीन्स पे जो है वो गिर गया, पेन, आप पढ़ने वाले जाते हो तो हर टाइम पेन को लगा के घूमते रहे हो, तो नवाब बनकर, तो फिर उसके बाद में आपका पेन सब हो गया, तो फिर वो अब आपका इंक निकल गई, तो ब्लीचिंग पाउडर से उसको साफ करेंगे। या फिर आज भाई मेरे को सारे कपड़े साफ करने ऐसे कि चमक जाए, सफेदी जैसी आ जाए, तो आप ब्लीचिंग पाउडर लाओ और साफ कर दो, सब साफ कर देगा। अब यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से काफी बार क्वेश्चन पूछे उसने, तो अलग अलग आयोग में पूछे, मतलब समझते क्या होता है। देखो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम आपने देख रहे हो ना, पेरिस लगा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये पेरिस में सबसे पहले बना था। अभी बनता कैसा है, देखो आप ना, सिंपल सी बात है, ये जो होता है ना, आप देखो इस लेडी को देखो, ये क्या है, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा ना, पीओपी भी होता है ये, या तो पीओपी, भाई हमारे घर की छत टूट गई, पीओपी करवा दो यार, ऐसे बोलते ना, तो मतलब यही होता है उसका मतलब, पीओपी लगा दो। तो अब जरा देखते हैं भाई ये होता क्या है पीओपी यार, ये वगैरह। देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, दो फॉर्मूले हैं इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के। बनता कैसा है, जैसे जिप्सम है, तो जिप्सम के दो मॉलिक्यूल लो। देखो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ये जो जिप्सम होता है, ये कैल्शियम सल्फेट के अंदर दो मॉलिक्यूल पानी के जुड़े हुए होते हैं, ये जिप्सम होता है। अब इस जिप्सम के आप दो मॉलिक्यूल ले लो, और दो मॉलिक्यूल को 100 डिग्री सेल्सियस से अगर आपने ऊपर गर्म कर दिया ना, तो ये बन जाएगा राख, और राख का कुछ नहीं होता है। तो या तो आप 100 डिग्री मतलब केल्विन में कर रहे हो तो 373 केल्विन में तक इसको गर्म करो, या 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो। इससे ऊपर गर्म कर दिया तो ये बन जाएगा राख, ना तो बचेगा क्या कहते हैं पीओपी, ना पीओपा, ये कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए इसको केयरफुली इस रिएक्शन को कराया जाता है। इसमें से बहुत केयरफुली, जो पानी दिख रहा है ना, पानी, इसमें दो मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, इन दो मॉलिक्यूल का हमको 75% पानी हटाना है, समझ गया। तो 75% जो है पानी हटाना होता है, और 25% इसके अंदर रोकना होता है। अब ये बहुत केयरफुली किया जाता है। तो जब आप ऐसा करते हो, देखो अब समझो जरा यहाँ पर होता क्या है। इसके दो होते हैं। अगर मान लो एक मॉलिक्यूल लिया आपने, एक मॉलिक्यूल CaSO4, और पानी का यहाँ पर लिया आपने एक मॉलिक्यूल। अब इसमें से आप इसको गर्म करो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो जब आप इसको गर्म करोगे तो आपको मिलेगा CaSO4, 25% पानी। 25% का मतलब 25% पानी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसका ये 3/1/4 तो पानी रह जाएगा, जितना भी होगा यहाँ पर, और ये और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका 3/4 पानी निकल जाएगा यहाँ पर। तो जितना भी होगा ये 1/3 हाँ, इतना पानी जो है निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका इतना पानी, कुछ गलत लिख दिया क्या, हाँ हाँ गलत ही लिख दिया शायद, यहाँ पर आएगा 3/4 ही होता है, 75% पानी है। तो मतलब समझो जरा यहाँ पर, अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया है जिप्सम का, अगर दो मॉलिक्यूल लिए हैं तो दो मॉलिक्यूल में फिर फॉर्मूला ऐसा बनता है। देखो एक मॉलिक्यूल लिया है तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, ये। लेकिन अब जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हाफ मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता, फ्रैक्शन को खत्म किया जाता है। जब आपने बैलेंस करना सीखा हो इक्वेशन को,
तो ये भी फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, ये भी होता है। और ये भी होता है अगर आपने 2 मॉलिक्यूल लिए यहाँ पर जिप्सिम के, तब तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा ये हटाने के लिए, देखो ऐसा सोचो, फ्रैक्शन हटाने के लिए देखो ऐसे होता है। ये मैंने इसको CaSO4 1/2 H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड करते हैं, तो ये जो ये था ये तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा CaSO4, और जब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 हट जाता है तो H2 है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपको दोनों करके जाने भैया, ये वाला ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले गलत नहीं है, ये है बस ये देखने का वो है, कभी आप सोचो भाई ये कौन सा आ गया, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया, तो अब ये तो हमें पढ़ा ही नहीं था। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या सही तरीके से पढ़ रहे हो, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो है जिप्सिम के, आप समझ गए। तो अगर जिप्सिम के अंदर देखो, जिप्सिम सॉरी ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो थे उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के थे। तो कैसे बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कंट्रोल करके बनाया जाता है, और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसी को पीओपी बोला जाता है। हमारे घर में पीओपी कर दो, दीवार में से पानी आ रहा है, ये टूट गया वो टूट गया, सीमेंट कराना था, तो पीओपी का यही होता है उसका मतलब। अब देखिए ये क्या कर रही है, अब ये जो है फुटबॉल खेल रहा होगा, तो ये माना नहीं होगा कि भाई ठीक से किक मारे, तो इसने गलत तरीके से हमारे इसका पैर फ्रैक्चर हो गया, तो फिर क्या करेंगे, जोड़ो भाई इसको, फिर उसको खिलाना है इसको, तो क्या करेंगे, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस पर देखो, अब सुनो बहुत काम की चीज है, ये जो आपके पास बना प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें से पानी निकालना, आपने कितने पानी निकाला, 75% पानी निकाल दिया। देखो कैसे, ये जो जिप्सिम था इस जिप्सिम में से आपने 75% पानी निकाल दिया और 25% रोक दिया। तो अगर आपने इसका 75% पानी निकाल दिया तो ये बन जाएगा आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपने फिर से इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जो है 75% पानी ऐड कर दिया तो ये बन जाता है फिर से जिप्सिम, आप समझ गए। तो बहुत ही एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो पत्थर जैसा जैसा आप जाते हो कि पैर टूट गया, फिर जा रहा है प्लास्टर कर दिया उसमें, तो आप देख रहे हो कुछ टाइम के बाद 30 मिनट के बाद एकदम पत्थर के जैसा हो जाता है। वो जो पत्थर के जैसा बन जाता है ना, दैट इज द जिप्सिम। और जब वो पाउडर जैसा आपकी स्किन पर लपेटते हैं तो वो जो पाउडर होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। फिर पानी मतलब पाउडर नहीं होता, वो पानी में, तो पानी में जो है उसको इसको पाउडर को मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद आपकी जो भी जहाँ भी टूटा है उसको वहां पर पट्टी पट्टी करके उसको चारों तरफ लपेटा जाता है। लपेटने के बाद 30 मिनट के बाद एकदम हार्ड हो जाएगा पत्थर के जैसा, तो फिर आप जो है बॉक्सिंग कर सकते हो। तो बात करते हैं ये नीला थोता। अब ये बहुत सारे थोता है, ऐसा नहीं है कि नीला थोता पीला थोता, ये सारे के सारे थोते, बहुत सारे थोते हैं, लेकिन नीले थोते पे जाते उसका मुंह लटका हुआ है तो नीला थोता ही पढ़ेंगे। पहले तो उसका फॉर्मूला बताना चाहिए कि भाई जो रहता है इसके अंदर जो ये कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट के अंदर 5 मॉलिक्यूल डाल दो आप पानी के, ठीक है, वाटर के 5 मॉलिक्यूल डाल दो कॉपर सल्फेट, तो नाम याद रखना कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट। क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन पूछा था भाई नीला थोता, अब इसका यूज बड़ा होता है नीला थोता का, ठीक है। ये ऐसा होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका CuSO4, देखो दोनों फर्क है। ये क्या है, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, दोनों फर्क है। कभी आप दोनों का एकदम, अभी कहाँ यूज होता, आप गांव में रहते होंगे तो आपने देखा होगा आपके गंदे संदे नाले का जो पानी है वो ऐसे गांव के तालाब में जाता हो, फिर वो इस टाइप की ग्रीन ग्रीन हो रही होगी। शहर में रहते होंगे आपने देखा होगा। अभी क्या है, इसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन का मतलब इतनी ज्यादा काई होगी कि इसके अंदर पानी का जो बाहर से ऑक्सीजन आना और अंदर से ऑक्सीजन मतलब ट्रांसमिशन रुक गया है, तो अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं जितने भी पानी मछली वछली वो सब मर जाते हैं पानी की मदद घुट कर। तो ये काई खत्म करने के लिए, इस टाइप की जो एल्गी जम गई है, इस एल्गी को खत्म करने के लिए इसी जो कॉपर सल्फेट है इसका यूज किया जाता है, डाला जाता है तो ये एल्गी को मार देता है। बहुत जगह यूज किया जाता है इसका। यही क्वेश्चन पूछा था, तो ये बताओ कि नीला थोता का यूज कहाँ, भाई कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, 3-4 बार। अब मान लो आपको फंगस खत्म करनी है, जैसे मान लो आपने भाई आप जो है किसान हो, तो किसान आप अंगूर उगाते हो और आपके अंगूर में लगी जो है आपके फंगस लग गई, तो आप क्या काम करोगे, छिड़काव करोगे। छिड़काव, अब डीडीटी का छिड़काव मत कर देना वरना तो और मामला खराब हो जाएगा। तो आप क्या काम करोगे, फंगस लगी है तो फंगस लगाओ, फंगस लगी तो फिर कॉपर सल्फेट का छिड़काव करो। बहुत जगह यूज किया जाता है ये, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, पढ़ लेना इसको। जेमस्टोन, अभी जेमस्टोन क्या होते हैं, अरे भाई ये चीज होती है जिसमें दुनिया मर रही है आज की में, मतलब अफ्रीका में सबसे ज्यादा जेमस्टोन मुझे लगता है सबसे ज्यादा वहीं मिलते हैं, तभी भी अफ्रीका नंगे मुक्के देशों का लोग है, तो लोग मर रहे हैं इनके लिए कि भाई है आज तो मैं सोना पहन कर जाऊंगा या जाऊंगी, बिना शादी में सोना या गोल्ड पहन कर चली गई तो मेरी इंसल्ट, तो ये सब क्या लोगों की लालसा है और इसी को लोग मर रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में देखेंगे कि जो आज का जो कारण बना हुआ है, एक रीजन ये भी है कि इसको लोग मर रहे हैं। तो जमी स्टोन, अब जमी स्टोन जो है जनरली ये है हमारे पास इमारल्ड और ये रूबी साइफर, ये डायमंड, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके क्या फॉर्मूले होते हैं। इसी पे उसने रूबी पर खुश हो गया था तो वो उसने जो है उसको फायर पर जो है उसने क्वेश्चन पूछा था। तो अब इनके भैया रट्टा मार लेना, इसको कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कोई आपके लिए कुछ देकर बैठा हुआ हूँ कि भाई ये कोई, इस पर आपको याद करना पड़ेगा। ये ऐसा दिखता है ब्लू कलर का, समझ गया, ये जो होता है ये जो होता है ये एक ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये
कहाँ गया फॉर्मूले, BE3Al2 और ये SiA, तो ये फॉर्मूला होता है, इसके बारे में भैया करके जाना आप। हो सकता है यही पूछ ले, पता नहीं है उनका। रूबी का जो फॉर्मूला था, देखो रूबी का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम के 2 यहाँ पर एटम है और ऑक्सीजन के 3 है। उसने जो क्वेश्चन में दिया था, एल्यूमिनियम के 3 एटम दिए थे और ऑक्सीजन के 2 एटम। आप समझ रहे हो ना कितना खेला करता है वो बच्चों के साथ में। अब बच्चों को लगता है यार ये होना चाहिए था, कुछ है तो यही, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है कौन सा था। तो मतलब चलो यार यही मान लेते हैं, इसमें से होगा कुछ कड़वक्का बाहर निकलेगा। मेरा तो सही है 100% भाई। इस बार तो मैं बीपीएस सा यूपीएस सा फलाना ऐसा लिख रहा हूँ, तो बस वो लिखते ही रह जाते हैं, तो समझ ले, देख दाख के जाना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्या होता है, दो एटम जो होते हैं एल्यूमिनियम के होते हैं, एक एटम होता है इसमें, यहाँ पर 3 एटम होते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के, ठीक है। तो Al2CO3। अब यहाँ पर ये देखिए Al2, ये दोनों का फॉर्मूला कलर अलग अलग है, सफायर का, रूबी, तो ये बहुत पसंद है, तो इसलिए मतलब ये बहुत लोग ज्यादा, मतलब लोगों को ज्यादा पसंद है। जरा फॉर्मूला देख लेना यहाँ पर, ठीक है। ये इसका कलर अलग होता है, दोनों है एक ही, नाम अलग अलग दे दिया। एक डायमंड होता है, तो डायमंड तो मैंने आपको बता दिया है, जब मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा रहा था, मैंने आपको वहां पर बताया था, 1-2 लेक्चर में पीछे ही बताया है। तो भैया इसको जो सी से रिप्रेजेंट करते हैं बस, और कुछ फॉर्मूला नहीं होता है इसका। बाद में क्वार्टजाइट जो होता है, ये भी एक टाइप का जम सी है, लेकिन इसको इतना यूज नहीं किया था। इसको बहुत यूज किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर यूज लिखे, एक उसमें क्वेश्चन दिया था पहले, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये इसके अंदर जो सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो क्वार्ट होता है, ये क्वार्ट, तो इसका किस टाइप का, मतलब क्या क्या जुड़ा हुआ होता है। तो सिलिकॉन के साथ में, रेत के साथ में, सिलिका जो है रेत होती है, उसके साथ में प्योरेस्ट फॉर्म में जो है ऑक्सीजन जुड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका यूज पूछा था, फॉर्मूला नहीं पूछा, यूज पूछा था कहाँ पर यूज होता है। घड़ी बनाने के काम यूज किया जाता है ये, ठीक है। क्लॉक बनाने के काम यूज किया जाता है, और सिंपल सी बात है, जो ज्वेलरी होती है वो बनाने के काम किया जाता है। क्योंकि इंडिया के अंदर तो बड़ा सच, मतलब जब तक एक शादी में जाते हैं लोग, चंपावन का ना जाए तो कोई ऐसा देखता भी नहीं है। तो ग्लास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसका डिमांड बहुत बढ़ी है गोल्ड की। तो ये हमारे पास जो मैंने लेक्चर खत्म कर दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चनों का धमाल दिया था। देखो रूबी सफायर का बताओ फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ये बताया मैंने अभी, ठीक है। अब ये मत कर देना कभी ये होता है, बहुत केयरफुली उसने क्वेश्चन को डिजाइन किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर करते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के मैंने 2 फॉर्मूले बताए, एक तो होता है CaSO4 और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। एक ये होता है कि 2 मॉलिक्यूल तो CaSO4 के, और ये दोनों में से जो सा भी है उसको भी टेप दो। देखो आप सोच रहे होंगे ये होना चाहिए, सारे एक जैसे दे रखे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ध्यान से, जो मतलब जो लोग ऐसे अपने आप को 30 मार खान समझते हैं कि जल्दी जल्दी मारो यार, ये तो भैया ये यहाँ पर देख कर क्वेश्चन को देख के चला जाइए। CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, ये वाला है, ये नहीं है, ठीक है। तो या तो ये दोनों में से कोई सा भी होता है वो ठीक होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम, देखो 2020 में, आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा है वो। मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ इस क्वेश्चन को कोई मतलब पीएच स्केल पढ़कर तो गए होंगे लोग बाग, लेकिन इसको कुछ ठीक करके आया होगा, बहुत ही कम चांसेस है कोई ठीक करके आया। क्या कह रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में, हाँ 10th क्लास वालों को दे दो वो कर देंगे, उनको पता है कि वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी नहीं सिखाया जाता है। ये 12th का जो केमिस्ट्री होती है उसमें सिखाया जाता है कि उनको लॉग लेना सिखाया जाता है, क्योंकि लॉग के हिसाब से बढ़ता है ये। लेकिन मैंने आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे मैंने उसने बोला कि द पीएच सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम द 3 to 6, द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी। समझ रहे हो कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया है उसने। अब बताओ कितने टाइम्स बढ़ेगी, सर ये साफ दे रखा है, सब 3 टाइम्स कम होगी, 3 टाइम्स बढ़ेगी, 100 टाइम जो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, इतनी कम हो जाएगी। जरा देखते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मैं आपको स्केल दिखाता हूँ जरा, यहाँ पर मैं आपको स्केल दिखा रहा था कि ये जो स्केल पर कहाँ गया ये, तो वो कह रहा है 3 से 6 पे जाना है। तो 3 से 6 मतलब इधर जा रहा है, तो इधर जाने पर जो है जो एसिड होता है वो वीक होएगा, तो मतलब ये जो आयन है H प्लस आयन है वो कमजोर होंगे, मतलब यहाँ पर एसिडिटी आपको बहुत कम मिलेगी। तो ये कितनी कम होती है, इसको क्रॉस करके जब यहाँ पे आओगे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको क्रॉस कर जब करके यहाँ करो तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई, इनको सबको मल्टीप्लाई करके रखो तो कितने 1000 कम होएगा, इधर की ओर जाने से कम होता है H प्लस आयन। देखो ये जो घोल है ना, ये इधर जाने पर कम होएगा और इधर बढ़ने पर बढ़ता है। ऐसी OH है तो OH इधर जितना आप जाओगे तो ये जो है OH माइनस बढ़ेगा, और इतना आओगे इधर तो OH कम होता है। तो ये जो उसने एसिड बेस का नाम नहीं लिया है यहाँ पर कभी, आप सोच रहे हो कि बस सीधा H प्लस आयन दे दिया, तो मतलब आप समझो खुद ही क्या होते हैं H प्लस आयन। एक तो सबसे बड़ी PhD यही करनी पड़ेगी आपको कि भाई H प्लस आयन क्या होता है। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि भाई है क्या ये H प्लस आयन क्या है, ये हमने थोड़ी पढ़ी केमिस्ट्री। तो आंसर हो जाएगा इसका ये
डी। विच ऑफ द फॉलोइंग है द पीएच वैल्यू 7 बताओ, प्योर वाटर की होती है, आंख नीचे लगा दो, वैसे आंख खोल कर लगाना चाहिए। एक चीज यहाँ पर, हाँ, प्योर वाटर का जो उसने बोला है जो बिल्कुल सही है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं भाई, ये इसका आंसर ये आंख खोल के लगाना चाहिए। ये प्योर वाटर की भी वैल्यू पीएच होती है और न्यूट्रल सॉल्यूशन की वैल्यू भी 7 होती है, तो आंसर हो जाए इसका ई, दोनों है। देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब यही हो गया, ना तो वो एसिड है ना बेस है, तो ऐसे सॉल्यूशन उनकी वैल्यू होती है और उनका जो पीएच स्केल होता है 7 एग्जैक्टली। और जो प्योर वाटर होता है उसका भी 7 होता है, तो भैया आंसर इसके हिसाब से दोनों है, तो आंसर हो जाएगा ई। ये मैंने देखा नहीं था अच्छे से। अब यहाँ पर ये which acid is considered the basic chemical in the industry? H2SO4, H2SO4 के मतलब जैसे देखो सो मतलब जैसे पानी के बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है, वैसे इंडस्ट्री वालों को इनको सफाई करनी है, ये करना, दुनिया भर के काम H2SO4 के बिना नहीं होते। और ये H2SO4 जो होता है एसिडिक रेन में भी सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। देखो एक ही क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन यहाँ दिया था ये वाला, अब देखो दूसरा क्वेश्चन 2016 से दो बार दिया है उसने, बताओ 60 मतलब 2-3 बार दिया है, लगातार दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट इन एसिडिक रेन? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रो कहाँ गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO4 मैक्सिमम अमाउंट में पूछा है। कभी आप सोच लो कि नाइट्रिक एसिड भी लगा दो, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में केवल सल्फ्यूरिक एसिड ही प्रेजेंट होता है, तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, कभी आप सोच रहे हो कि ये भी होता है, मैक्सिमम अमाउंट पूछा है यहाँ पर, तो मैक्सिमम अमाउंट में अगर ये पूछता कौन कौन से होते हैं, अभी ये क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पर, देखो ये कंपोनेंट पूछा है यहाँ पर, कंपोनेंट ऑफ द एसिडिक रेन इज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, आंसर हो जाएगा 2। समझ में आप? तो ये इस टाइप के जो है मतलब आयोग में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो सोच समझ कर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। लाइम वाटर, मैंने अभी आपको बताया था, लाइम वाटर से आप क्या काम करोगे, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा तो कैसा हो जाता है, मिल्की, आंसर हो जाएगा बी। समझ गए आप? तो इस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हो, भर भर के दिए है उसमें। केमिकल यूज इन डिस्ट्रॉइंग फंगस, मैंने आपको बताया था वाटर, उसके अंदर कॉपर सल्फेट के बारे में बताया था, कॉपर सल्फेट को तो नीला थोथा बोलते हैं, तो यहाँ पर नीला पीला थोथा नहीं बोला उसने। ब्यूट्रस, ये ब्लू बिट्रल को नीला थोथा बोला जाता है, इसका नाम पता होना चाहिए। तो इसका इधर केमिकल, तो ये कार्बन जो कहाँ गया यहाँ पर, कॉपर सल्फेट, CuSO4 कहाँ गया, ये कॉपर सल्फेट को यहाँ पर नीला थोथा ब्लू बिट्रल बोलते हैं इसको, इसका नाम पता होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा जल्दी से बता दो फटाफट। तो ये हो गया Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी ये सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, क्वार्टजाइट क्रिस्टल यूज इन द क्लॉक, घड़ी में क्लॉक में यूज किया जाता है, क्या क्या होता है इसके अंदर क्वार्टजाइट क्रिस्टल, जैसे मैंने बताया, क्या बताया था, SiO2, ये था सोडियम डाइऑक्साइड, कहाँ गया, कहाँ गई घड़ी, ये था, देखो सोडियम, ये सोडियम डाइऑक्साइड, यहाँ पर गाली कहाँ गया, डायटम कंटिन्यूस, हाँ, मिनरल कंपोज्ड ऑफ द सोडियम डाइऑक्साइड और सोडियम, ये तो ये जो है ये सोडियम डाइऑक्साइड देख लो, या फिर सोडियम ये देख लो सोडियम ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल, तो ये देख लो, तो इसमें क्या है, सोडियम डाइऑक्साइड ही लिख रखा था, तो सोडियम कहाँ गया, सोडियम डाइऑक्साइड, ये आंसर भी आंसर, आप समझ गए किस टाइप से। टाइटेनियम मतलब छोड़ा नहीं उसने कुछ भी। टेबल सॉल्ट, जो हम खाना खाते हैं, सोडियम, जो सोडियम क्लोराइड होता है जो नमक पर रखा रहता है, जिससे डायबिटीज, नमक खा रहे हैं लोग इतना खा खा कर, इंडिया के अंदर 2 चीज बड़ी खा रहे हैं। अगर इंडिया के लोगों को अगर 100 साल के लिए दफना दिया जाए जमीन में, तो उनकी हड्डी तक का पता नहीं लगेगा, क्योंकि नमक इतनी खाते हैं, नमक शुगर इतना खाते हैं। और कोई बंदा जो नमक और बहुत कम खाता है, उसको दबा दो वहाँ, मरने के बाद 100 साल के बाद उसकी हड्डी निकलेगी ऐसी, तो ये दिक्कत होती है। तो ये चाहते नहीं कि भाई हमारी हड्डी बचे, कोई आने वाला है हमारी हड्डियों का कोई आपका यहाँ पर मम्मी वम्मी देखे। अभी क्या कह रहा है, टेबल सॉल्ट कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कहाँ गया, ये वाला सी वाला, इसमें याद रखना, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्योंकि ये जो टेबल सॉल्ट होता है, ये होता है न्यूट्रल, ना तो ये इसमें एसिडिक होता है ना बेस होता है, तो इसलिए बराबर क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग आपको बेस लेना पड़ेगा। अगर आपने मान लो एक भी कमजोर ले लिया तो समझ लो उसी की ओर ढल जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया आपने, तो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा उसके अंदर, और आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो उसके अंदर बेस ज्यादा होगा। और आपने यहाँ पर वीक एसिड बेस, ये कुछ नहीं होता है, ये वाला होता है। ठीक है, दोनों बनाने के लिए इक्वेशन, और इन दोनों की जब भी मैंने बताया था एसिड और बेस की रिएक्शन होती है वो न्यूट्रल रिएक्शन होती है। ठीक है, सॉल्ट बनता है, पानी निकलता है उसमें से, ये पता होना चाहिए। हाँ, आयोडाइज सॉल्ट, कैल्शियम कहाँ गया, पोटेशियम आयोडाइड, मैंने आपको बताया था पोटेशियम और इसका यूज किया जाता है, तो आंसर ये हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम, तो आंसर हो जाएगा ये।
अनट्रू सॉल्यूशन अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पर करोगे? काफी अच्छा क्वेश्चन है पहला। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का मैंने यूज बताया था, ब्लीचिंग पाउडर का CaOL3 ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये वाला। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया था क्या, बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज किया था। यहाँ पर इट इज ऑल्सो क्लोरीन, और यहाँ पर केमिकल फार्मूला, तो काफी उसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सी ये फार्मूला होता है, तो काल क्या, ये क्लोराइड ऑफ द लाइम। देखते हैं यहाँ पर क्या था उसका आंसर। तो ये था, इट इज द ऑक्सीडेंट, इट इज द मोर सोल्यूबल इन वाटर, इट इज द पाउडर ऑफ द ये लीज क्लोरीन आफ्टर द रिएक्शन। हाँ, यही था ये वाला, ये वाला। तो इसमें मैंने ज्यादा तो कुछ नहीं किया था, मतलब इसमें ज्यादा कुछ तो इसको क्वेश्चन को जो है कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे ऐसे कि जो अतरंगी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और इसका ये हो जाएगा आंसर, इसका ये आंसर नहीं होंगे। व्हाट इज द, इसका आंसर होगा ये है, इट इज अ मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो इसके बारे में पढ़ लेना, एक बार देख लेना। ये शायद मैंने डी वाला, इसका ऑप्शन गलत है, ये वाला आंसर है इसका, फर्स्ट वाला। व्हाट इज द अनट्रू, अनट्रू, अनट्रू मतलब गलत बताना है, अनट्रू ट्रू अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके बारे में यही गलत है, इट इज द सॉल्युबल इन वाटर। तो एक बार पढ़ लेना इसके बारे में। वैसे तो आया तो एक ही बार है, रिपीट नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लेक्चर हम अपना यहीं समाप्त करते हैं। और मैं सभी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो है आंदोलन चल रहा है, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, कैसे भी करें, लेकिन करें। क्योंकि बात जब जस्टिस की आती है तो लड़ना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है बैठकर सब कुछ होता है, क्योंकि आयोग और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने जो भी मतलब कर रखा है, मैंने जैसा आपको हर बार लेक्चर में बोल रहा हूँ कि ये जो कुछ ब्यूरोक्रेट होते हैं वो तलवे चाटते फिरते रहते हैं इनके पॉलिटिशियंस के। तो उनको पता है, उनको सत्ता में आना है, या फिर रिटायर होने के बाद वो उनको पता होता है कि भाई रिटायर होने के बाद मुझे कहीं ना कहीं तो 3-4 लाख रुपए की जो है नौकरी लगवाई देगा कहीं ना कहीं, या कोई बिजनेस दिलवा देगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये किसी की सुनते नहीं है। तो यही हो रहा है वहां पर। तो ये जो मतलब इनको पता है कि गलत हो रहा है, ऐसे का आप नियम में कैसे चेंज कर सकते हो? जब तक आप या तो शुरू में आपको बोलना चाहिए नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आप पार्टिसिपेट करें। ज्यादा से ज्यादा ईमेल, जितने भी लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, जितने भी मेल मैसेज जो भी कर सकते हो करो। आयोग को पता लगना चाहिए कि भाई आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते वहां बैठ कर। आपको अगर ये यहाँ पर आपको ये पोस्ट दी गई है तो मनमानी करने के लिए नहीं दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ये जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर चाहते तो नहीं बनाते इसको, ठीक है, लेकिन इससे जनता की भलाई के लिए बनाया गया। तो आप वहां पर मनमानी या अपना जो है चमचागिरी नहीं कर सकते वहां पर, बाकी आप जो है वहां पर पॉलिटिशियन की सत्ता बदली है। कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, सत्ता बदल गई और पार्टी बनती है, बिखर भी जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई जो पुरानी पार्टी को जनता ने अगर नेग्लेक्ट किया है तो वो उन्हीं को फिर से लाएंगे। पार्टी ने भी बन सकती है। आम आदमी देख लो, आम आदमी तुरंत एकदम सत्ता में आई थी और लोगों ने उसको जो है प्रायोरिटी दे रखी है। तो मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो है जो आयोग वगैरह होते हैं, ये जो तलबे चाटते फिरते रहते हैं पॉलिटिशियंस के, तो ये सब ना करें। अपनी जो जो एक उनके जो काम है उसको करें। चाहे रिजाइन कर दो, अगर आपके बस का नहीं तो रिजाइन कर दो उनको, भाई हम नहीं कराएंगे आपको। ऐसे गलत गलत है तो गलत है। लेकिन बात वही होती है ना, ये लोग जब तलबे चाटने वाले लोग होते हैं, इनको पता है कि वो जाएगा तो वो जो 2.5-3 लाख रुपए सैलरी मिलती है वो फिर खत्म हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम होती है। 2.5-3 लाख रुपए मंथली आते हैं, घर में सारी फैसिलिटी होती है, तो मतलब 5-6 लाख रुपए का तो आराम के साथ मंथली आ ही जाएगा घर में, तो वो खत्म हो जाता है। तो लोग जनता की भलाई के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर कि भाई जनता की भलाई के लिए बैठे हैं। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।